बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका बायोलॉजी इंस्ट्रक्टर उबैदुर रहमान बेग। हम चैप्टर 2 में प्रोटीन पढ़ रहे हैं। कल कुछ एसएलओ कवर किए हमने, जिसमें प्रोटीन को डिफाइन किया गया, अमाइनो एसिड्स को डिफाइन किया गया, उन्हें एसेंशियल नॉन एसेंशियल में क्लासिफाई किया, स्ट्रक्चरल फार्मूला देखा और फाइनली हमने दो अमाइनो एसिड्स के दरमियान बनने वाले पेप्टाइड बॉन्ड की फॉर्मेशन और ब्रेकेज को पढ़ा। आज प्रोटीन के नॉलेज में हम ये कुछ एसएलओज हैं जिन्हें कवर करेंगे। इनमें आपके पास पहला एसएलओ है कि हमने सिग्निफिकेंस बतानी है अमाइनो एसिड्स के सीक्वेंस की, और इसमें हम एग्जांपल यूज करने लगे हैं सिकल सेल हीमोग्लोबिन की। नेक्स्ट हम प्रोटीन्स को क्लासिफाई करेंगे उनके स्ट्रक्चर की बेस पे, यानी ग्लोबुलर और फाइब्रस प्रोटीन। और लास्ट में हमने इन प्रोटीन्स का, जो कि स्ट्रक्चरल भी हैं और फंक्शनल भी हैं, इनकी तीन तीन एग्जाम्पल बताते हुए उनका रोल बताना है, यानी तीन फंक्शनल और तीन स्ट्रक्चरल प्रोटीन की एग्जाम्पल और उनका आगे से रोल क्या है ये बताना है। अब पहला एसएलओ जो हमें डिमांड कर रहा है कि हम अमाइनो एसिड सीक्वेंस की ना सिग्निफिकेंस बताएं। अब डायरेक्ट इसको एड्रेस करने से पहले हमें पहले प्रोटीन के अंदर पाई जाने वाली ऑर्गेनाइजेशन को समझना है, यानी कि वो स्ट्रक्चर किस तरह से ऑर्गेनाइज होता है। अमाइनो एसिड की जो चेन है, ये जब ऑर्गेनाइज होती है तब प्रोटीन फंक्शनल होती है और वो अपना फंक्शन परफॉर्म करती है। वो जो फंक्शनल प्रोटीन है, इसमें अब अगर अमाइनो एसिड सीक्वेंस चेंज हुआ तब आप देखोगे डिजीज होगी। तो पहले हमने देखना है कि इस फंक्शनल प्रोटीन में क्या लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है। कंप्लेक्स मॉलिक्यूल्स हैं, सिंपल बातें हैं। आपके पास प्रोटीन की प्रॉपर्टी क्या होती है, ये कुछ चीजों पे डिपेंड करती है। जैसे डिपेंड करता है कि आपके पास उस प्रोटीन में अमाइनो एसिड्स की तादाद क्या है। उस लिहाज से आप अमाइनो एसिड्स की तादाद चेंज करो, प्रॉपर्टीज चेंज होंगी। टाइप ऑफ अमाइनो एसिड जो है, वो अमाइनो एसिड पोलर है, नॉन पोलर है, एसिडिक है, बेस है, इस बेस पे भी आप देखोगे प्रोटीन की प्रॉपर्टीज चेंज करेंगी। और थर्ड पे वो जो हमारा पहला एसएलओ है कि अमाइनो एसिड किस सीक्वेंस के अंदर अरेंज हो रहे हैं। अगर आप सीक्वेंस भी चेंज कर दो तो आप देखोगे प्रोटीन की प्रॉपर्टी चेंज होना शुरू हो जाएगी। चार लेवल्स हैं जी ऑर्गेनाइजेशन के प्रोटीन में, और हर लेवल की वजह से आप देखते हो कि ना सिर्फ स्ट्रक्चरल कंप्लेक्सिटी उसमें बढ़ रही है या चेंज हो रही है, साथ ही साथ आप देख रहे हो हर लेवल प्रोटीन में कुछ न्यू कैरेक्टरिस्टिक्स या प्रॉपर्टीज ऐड कर रहा है। ठीक है, और वो फाइनल उसकी शेप और फंक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आपके पास प्राइमरी स्ट्रक्चर है। प्राइमरी स्ट्रक्चर क्या है कि आपके पास प्रोटीन का वो स्ट्रक्चर जो उसमें मौजूद अमाइनो एसिड्स की तादाद और उसका सीक्वेंस बता दे। यानी आपके पास प्रोटीन की पॉलीपेप्टाइड चेन है, आपने वो चेन सीधी करके रखी हुई है और आप उसमें बड़ी आसानी से गिन रहे हो कि इसमें टोटल नंबर ऑफ अमाइनो एसिड्स कितने हैं, और फिर आप ये भी देख रहे हो कि कौन सा अमाइनो एसिड कहां पे मौजूद है, यानी उसका सीक्वेंस भी पढ़ रहे हो। ये जो तादाद और सीक्वेंस आपको बताता है, इस स्ट्रक्चर को हम प्राइमरी स्ट्रक्चर का नाम देते हैं। ठीक है, और ये प्राइमरी स्ट्रक्चर सिंपली आपके पास पॉलीपेप्टाइड चेन बना रहा है। प्राइमरी स्ट्रक्चर को क्या चीज डिसाइड करती है कि किसी भी प्रोटीन का प्राइमरी स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए? ये उस प्रोटीन या पॉलीपेप्टाइड चेन को बनाने वाली जीन डिसाइड करती है। असल में होता यह है कि जीन क्या है, ये आपके पास डीएनए का फ्रेगमेंट है, और डीएनए का ये जो जीन फ्रेगमेंट है, ये असल में न्यूक्लियोटाइड्स का सीक्वेंस है। कुछ न्यूक्लियोटाइड्स एक खास सीक्वेंस के अंदर अरेंज हुए हैं जिन्हें आप जीन बोल रहे हो। और ये न्यूक्लियोटाइड्स यानी जीन कर क्या रहा है, ये एक प्रोटीन बना रहे हैं, और उस प्रोटीन के अंदर जो अमाइनो एसिड्स का सीक्वेंस है ना, वो असल में न्यूक्लियोटाइड्स का ये जो सीक्वेंस जीन में मौजूद है ये डिसाइड कर रहे हैं। अगर मैं आसान अल्फाज में बता दूं कि डीएनए में न्यूक्लियोटाइड का वो सीक्वेंस जो पॉलीपेप्टाइड चेन में अमाइनो एसिड सीक्वेंस को डिटरमिन कर रहे हैं, वो सीक्वेंस जीन है। तो ये जो आपके पास प्राइमरी स्ट्रक्चर में अमाइनो एसिड की तादाद और सीक्वेंस है, ये असल में जीन डिसाइड करती है। ठीक है, द स्ट्रक्चर इज एग्जिबिटेड बाय एवरी प्रोटीन मॉलिक्यूल बाय द टाइम ऑफ फॉर्मेशन, यानी
जब भी कोई प्रोटीन बन रही होती है उस वक्त जब वो बनती है तो उसमें प्राइमरी स्ट्रक्चर जरूर होगा। ये देखो, ये आपके पास छोटे छोटे बीड्स जो हैं ये सिंगल अमाइनो एसिड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अगर आप सिंपली इस चेन में इनकी तादाद और इनका सीक्वेंस देख लो कि कहां पे कौन सा अमाइनो एसिड अटैच है, तो आपने उसमें प्राइमरी स्ट्रक्चर पढ़ लिए। अब ये जो प्राइमरी स्ट्रक्चर है ना, ये हमेशा ऐसे नहीं रहेगा। जो आपकी फंक्शनल प्रोटीन होगी उसमें आप देखोगे कि सिंपली सिर्फ प्राइमरी स्ट्रक्चर नहीं है, बल्कि आप देखोगे ये जो प्रोटीन बनी है इसका प्राइमरी स्ट्रक्चर अब फोल्ड होगा और कंप्लेक्सिटी बढ़ाएगा। प्राइमरी स्ट्रक्चर जब अरेंज करके नेक्स्ट लेवल पे आता है तो उसे आप सेकेंडरी स्ट्रक्चर बोलते हो। सेकेंडरी स्ट्रक्चर में क्या होता है कि प्रोटीन के अंदर ये जो लीनियर स्ट्रेट पॉलीपेप्टाइड चेन्स थी ना, ये अब अपने आप को आप कहते हो क्वाइल करती हैं। अपने ही राउंड क्वाइल करने से एक डिफरेंट शेप में आती हैं, एक डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन में आती हैं। प्राइमरी के बाद जब प्रोटीन्स की चेन्स फोल्ड करती हैं तो आपके पास सेकेंडरी स्ट्रक्चर बनता है। सेकेंडरी स्ट्रक्चर जनरली दो तरह के हैं, एक अल्फा हेलिक्स है और दूसरा बीटा प्लेटेड शीट है। हम इन्हें क्यों बोल रहे हैं अभी देखते हैं। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि प्राइमरी स्ट्रक्चर में जो मेन बॉन्ड था ना वो पेप्टाइड बॉन्ड था, लेकिन जब अमाइनो एसिड ने क्वाइल किया एक दूसरे के साथ और क्वाइल करके सेकेंडरी स्ट्रक्चर बनाया, तो क्वाइलिंग के दौरान जो बॉन्ड बन रहे हैं ना वो असल में हाइड्रोजन बॉन्ड है जो इस सेकेंडरी स्ट्रक्चर को बना रहे हैं। ठीक है, तो आपने बॉन्ड्स की भी सिग्निफिकेंस को अंडरस्टैंड करना है। ये आपके पास लेट्स से एक फ्रेगमेंट है पॉलीपेप्टाइड चेन का, या पूरी एक अलग से पॉलीपेप्टाइड चेन है। अगर आप इसमें गौर से देखो तो असल में इसमें क्या हो रहा है, इसमें अमाइनो एसिड्स जो है वो एक दूसरे के साथ अटैच हैं, और ये जो दो अमाइनो एसिड एक दूसरे के साथ अटैच हैं ये कोवलेंट बॉन्ड के थ्रू अटैच हैं। लेकिन जब आपने इस प्रोटीन को अपने ही राउंड फोल्ड किया, और फोल्ड इस तरह से किया कि इसमें आपके पास हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनना शुरू हो गए, तो आपने इसे सेकेंडरी स्ट्रक्चर बोल दिया। अब अगर सेकेंडरी स्ट्रक्चर इस तरह से है कि आपके पास प्रोटीन की जो चेन है वो इस तरह से पैरेलल अरेंज हुई हुई है और उसमें दरमियान में हाइड्रोजन बॉन्ड आ रहा है, तो ये आपके पास बीटा प्लेटेड शीट है। एक चेन भी है, मल्टीपल चेन्स भी हो सकती हैं। जनरली आप देखते हो एक ही चेन जो है वो इस तरह से फोल्ड की हुई है। दूसरा आपके पास ऑप्शन ये है कि आपके पास वो जो स्ट्रेट पॉलीपेप्टाइड चेन है ना, इसमें ट्विस्ट इस तरह से आए कि अल्फा हेलिक्स शेप बन जाए, और इस दौरान भी आप देखोगे कि आपको इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड मिल रहा है जो इस शेप को मेंटेन कर रहा है। अगर आप हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक कर दोगे तो आपके पास ये हेलिक्स और बीटा प्लेटेड शीट नहीं रहेगी, यानी सेकेंडरी स्ट्रक्चर नहीं रहेगा। अब ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनता कैसे है ये आपने अंडरस्टैंड करना है। यहां पे भी आप डायग्राम में भी गौर करो तो आप देखोगे कि एक अमाइनो एसिड जो है उसके कार्बोनाइल ग्रुप की ऑक्सीजन, ये देखो अगर आप इस डायग्राम को जूम करके देखो कि एक अमाइनो एसिड जो है इसके कार्बोनाइल की ऑक्सीजन और दूसरे अमाइनो एसिड के एमाइन ग्रुप का या अमाइनो ग्रुप का हाइड्रोजन, जब भी ये दो आमने सामने आएंगे तो इनके दरमियान हाइड्रोजन बॉन्ड डेवलप हो जाएगा। ये देखो एक अमाइनो एसिड का कार्बोनाइल ग्रुप है, उसकी ऑक्सीजन और दूसरे अमाइनो एसिड के एमाइनो ग्रुप की हाइड्रोजन, इनके दरमियान हाइड्रोजन बॉन्ड डेवलप कर रहे हैं जो कि सेकेंडरी स्ट्रक्चर बना रहे हैं। लेकिन ये जो अरेंजमेंट है ये यहां पे खत्म नहीं होगी। आप देखोगे अब यही चेन मजीद भी फोल्ड करेगी, और जब वो चेन फोल्ड करेगी मजीद तो आप देखोगे कुछ नए बॉन्ड्स डेवलप होंगे। वो जो नए बॉन्ड्स इस चेन को मजीद फोल्ड कर रहे हैं, इस स्ट्रक्चर को आप कह रहे हो टर्शियरी स्ट्रक्चर। टर्शियरी स्ट्रक्चर जो है ये तब बनता है जब सेकेंडरी स्ट्रक्चर मजीद अपने अराउंड ट्विस्ट करता है, उसमें मजीद फोल्डिंग होती है। तो आप देखते हो इस दौरान उसमें कुछ बॉन्ड्स बनते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड और डाइसल्फाइड ब्रिज या डाइसल्फाइड बॉन्ड। ये जो बॉन्ड है ना ये असल में सेकेंडरी से टर्शियरी स्ट्रक्चर बनाते हैं।
ठीक है, यहां बहुत सिंप्लीफाइड करके जिफ में दिखाया गया है कि आपके पास स्ट्रेट चेन है तो उसमें डिफरेंट अमाइनो एसिड्स के जो रीजन है वहां पे हाइड्रोजन बॉन्ड या डाइसल्फाइड बॉन्ड बन रहे हैं जो उसे ट्विस्ट कर रहे हैं, फोल्ड कर रहे हैं। असल में आइडिया दिया गया है, ठीक है, जिसकी वजह से आपके पास एक कंप्लेक्स 3 डायमेंशनल ग्लोबुलर अरेंजमेंट आती है। असल में होता यह है कि वो जो आपके पास सेकेंडरी स्ट्रक्चर के दौरान बीटा प्लेटेड शीट बनी थी या हेलिक्स बना था, जब मजीद ये फोल्ड करता है तो ये आपके पास ग्लोबुलर शेप में आ जाता है, वो टर्शरी स्ट्रक्चर है। अब ये जो टर्शरी स्ट्रक्चर बना है ये आपको एक पॉलीपेप्टाइड चेन में नजर आ रहे हैं। सिंगल थी तो आपने कहा प्राइमरी है, हेलिक्स की फॉर्म में हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से अरेंज हुई तो आपने कहा सेकेंडरी है। अब मजीद अगर हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ साथ आयनिक बॉन्ड भी बन रहे हैं, डाइसल्फाइड ब्रिजेस भी बन रहे हैं और वो एक ग्लोबुलर शेप में आ गई है तो आपने से टर्शरी प्रोटीन का है, लेकिन ये एक पॉलीपेप्टाइड चेन है। अब अगर आप एक से ज्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन्स को आपस में लो और हर पॉलीपेप्टाइड चेन में टर्शरी लेवल हो और आप इन्हें एक दूसरे के साथ मिला दो, तो अब जो स्ट्रक्चर बना है ये आपके पास क्वाटनरी स्ट्रक्चर है। क्या शर्त है? एक से ज्यादा का मतलब है कम से कम 2 या 2 से ज्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन्स होंगी जो मिलेंगी और प्रोटीन को फंक्शनल कर रही हैं। लेकिन ये उन्हीं प्रोटीन्स में है जिनमें आपके पास एक से ज्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन हो और हर पॉलीपेप्टाइड चेन में आपके पास टर्शरी स्ट्रक्चर होना चाहिए। वो जो टर्शरी स्ट्रक्चर वाली प्रोटीन्स हैं या पॉलीपेप्टाइड्स हैं उन्हें आप सब यूनिट्स बोलते हो, और इन सब यूनिट्स के दरमियान आप देखते हो कुछ बॉन्ड्स होते हैं जो इन्हें जोड़ के रख रहे हैं। इनमें कौन कौन सा है? हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन आती है, हाइड्रोजन बॉन्ड आता है और आयनिक बॉन्ड आता है। तो चारों लेवल्स में ये जो डिफरेंट तरह के बॉन्ड्स इन्वॉल्व हैं, पेप्टाइड प्राइमरी में, हाइड्रोजन सेकेंडरी में, टर्शरी में हाइड्रोजन के साथ आयनिक और डाइसल्फाइड भी, और क्वाटनरी में आपके पास आयनिक, हाइड्रोजन और हाइड्रोफोबिक, डाइसल्फाइड का हम जिक्र नहीं कर रहे। ये जो बॉन्ड्स हैं ये आपके पास क्वाटनरी स्ट्रक्चर बना रहे हैं। ये जो अब आपके पास स्पेसिफिक प्रोटीन बनी है ये एक फंक्शनल प्रोटीन है। ये देखो जिफ को पहले देखो, स्टार्ट में हमारे पास स्ट्रेट चेन है, ये अरेंज हो रही है, ये अलग अलग कलर जो है ना, मैं दोबारा दिखाता हूं, अलग अलग कलर को देखना, ये हेलिक्स बनाएगा, ये देखो सेकेंडरी स्ट्रक्चर। अब ये मजीद फोल्ड कर गया टर्शरी स्ट्रक्चर में, और इस तरह की टर्शरी स्ट्रक्चर वाली बहुत सारी पॉलीपेप्टाइड चेन्स जुड़ के क्वाटनरी स्ट्रक्चर बना रहे हैं। ठीक है, हम सिमुलेशन की तरफ जाएंगे, लेकिन आपको एक एनालॉजी दे के जाता हूं यहां पे जिससे आपको ये सारी चीजें समझ आ जाए। याद है किसी जमाने में घरों में जो टेलीफोन होते थे उनके साथ वो एक सर्कुलर सा हेलिकल फॉर्म में वो रिंग स्ट्रक्चर लगा होता था। ठीक है, अब वो जो आपके पास वायर लगी होती है टेलीफोन के साथ सर्कुलर से हेलिकल, इस तरह आप लोगों ने अगर बचपन में इससे खेला है तो आप देखते थे कि हम इसे जब प्रेशर डाल के स्ट्रेट करते थे, खींचते थे, तो ये आपके पास यूं स्ट्रेट हो जाती थी। अब इमेजिन करो कि वो जो स्ट्रेट वायर है ना वो असल में प्राइमरी स्ट्रक्चर है, और जैसे ही आप उसे कॉइल करते थे वायर को तो वो सेकेंडरी स्ट्रक्चर बन जाता था। और अगर आप उस वायर को मजीद पकड़ के हाथों में उससे गुंजले बनाओ, गोल मटोल करो, तो आप देखते हो वो जो एक रैंडम सी ग्लोबुलर शेप आती है वो एक तरह से टर्शरी स्ट्रक्चर है। और आप अगर उस ग्लोबुलर चीज को, वायर को, उस जैसी और वायर के साथ, ग्लोबुलर वायर के साथ अटैच करो तो वो आपके पास वो जो अब मिक्सचर आ गया, ये मिक्सचर भी ग्लोबुलर है और उसमें फिर छोटे छोटे सब यूनिट्स भी ग्लोबुलर हैं। ये आपके पास क्वाटनरी स्ट्रक्चर है। ये बिल्कुल मैंने एक रियल लाइफ एग्जांपल दी है सिर्फ आपके जहनों में एनालॉजी बनाने के लिए। हम सिमुलेशन में ज्यादा डिटेल तो हमें नहीं मिली, लेकिन एक अरेंजमेंट ऑफ अमाइनो एसिड को अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि किस तरह से आपके पास सिमुलेशन में अमाइनो एसिड्स अरेंज हुए हुए। ये देखें जी, हम पीछे भी जहां वाटर की प्रॉपर्टीज पढ़ चुके हैं या डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स पढ़ चुके हैं, वहां हमने ये चीज पढ़ी थी। अब दो तरह के आपको यहां अमाइनो एसिड्स के कलर नजर आ रहे हैं, हम उस डेप्थ में नहीं जा रहे क्योंकि अब वो हमारा टॉपिक नहीं है। कुछ आपके पास हाइड्रोफिलिक है, कुछ हाइड्रोफोबिक है। अल्टीमेटली क्या होता है कि आप देखते हो कि एक दूसरे के साथ बॉन्डिंग डेवलप करके अरेंज होते हैं, और अरेंजमेंट इस तरह से करते हैं कि आपके पास फाइनली यहां पे ये जो एक राउंड सा
ऑलमोस्ट ग्लोबुलर शेप बन रही है, आप इसे कह सकते हो ये एक तरह की टर्शियरी अरेंजमेंट आई है। लेकिन हम यहां पे इसको जरा डिटेल से देखते हैं। ये आपके पास बीड्स जो हैं असल में अमाइनो एसिड्स हैं, ठीक है। ये लें जी, ये डिफरेंट कलर्स के बीड्स अमाइनो एसिड्स हैं जो कि अरेंज हुए हैं ग्लोबुलर पैटर्न के अंदर। अब मैं इसको बिल्ड करने जा रहा हूं तो आप देखना ये किस तरह से बिल्ड हो रहा है, हम इससे कुछ समझने की कोशिश करेंगे। ये देखो, ये अमाइनो एसिड जब ऐड हो रहे हैं तो वो स्ट्रेट चेन से हट के आपके पास डिफरेंट पैटर्न के अंदर अरेंज हो रहे हैं, जिसमें आप देखोगे कुछ जगहों पे वो स्प्रिंग लाइक हेलिकल फॉर्म में भी अरेंज हो रहे हैं। और वो जो हेलिकल फॉर्म है वो मजीद फोल्ड करती जा रही है, और इस फोल्डिंग के नतीजे में आपके पास क्या हो रहा है, ये देखो, ये आपके पास एक तकरीबन ग्लोबुलर सी शेप आ गई है। तो अगर मैं समझना चाहूं तो मैं कह सकता हूं कि वो जो सिंपल स्ट्रेट चेन होगी ना, इसको अगर मैं खींच के लंबा कर दूं तो वो प्राइमरी स्ट्रक्चर होगा जिसमें सिर्फ पेप्टाइड बॉन्ड होंगे। और मैं इसको थोड़ा सा कर्ल करना शुरू करूं, कॉइल करना शुरू करूं हेलिकल फॉर्म में, तो आप समझ लो वहां पे हाइड्रोजन बॉन्ड बनना शुरू हो गया। वो जो स्ट्रक्चर बना है वो सेकेंडरी स्ट्रक्चर है। और मैं इस सेकेंडरी स्ट्रक्चर को भी मजीद फोल्ड करना शुरू करूं तो आप देखोगे अब इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ आयनिक बॉन्ड, डाइसल्फाइड बॉन्ड भी बनना शुरू हो जाएंगे। ये जो अब आपके पास एक ग्लोबुलर सी शेप आ गई है, इसे आप कह रहे हो ये टर्शियरी स्ट्रक्चर है। और अगर आप इस तरह के बहुत सारे टर्शियरी स्ट्रक्चर मिला दो तो आपके पास क्वाटरनरी स्ट्रक्चर बन जाते हैं। अब जब हमें इसके लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन समझ आ गए हैं, अब हम देखते हैं कि हम अगर अमाइनो एसिड सीक्वेंस में वेरिएशन लाएं तो क्या होगा, जिससे हमें पता लगेगा कि इसकी सिग्निफिकेंस क्या है और हम कोई बहुत बड़ी चेंज नहीं लाने लगे। अगर आपने सीक्वेंस की सिग्निफिकेंस का अंदाजा लगाना है तो बड़ा आसान सा तरीका है कि एक प्रोटीन लो और सिर्फ एक अमाइनो एसिड को चेंज करके देखो, इसी से आपको पता लग जाएगा कि सीक्वेंस की इंपॉर्टेंस क्या है। हम अपने केस में हीमोग्लोबिन को लेने लगे हैं और हम इसमें सिर्फ एक अमाइनो एसिड चेंज करेंगे और इसका इंपैक्ट देखेंगे। कहते हैं आपके पास वो जो एक पॉलीपेप्टाइड चेन होती है ह्यूमन में, उसमें ऑलमोस्ट 3 से लेकर 3000 तक अमाइनो एसिड हो सकते हैं, ठीक है। और ये तमाम अमाइनो एसिड एक करेक्ट पोजीशन के अंदर अरेंज होते हैं। अगर आप एक भी अमाइनो एसिड आगे पीछे कर दोगे ना तो आप देखोगे वो जो प्रोटीन है ना वो अपना काम नहीं कर सकेगी, उसका फंक्शन लॉस्ट हो जाएगा। यानी हर अमाइनो एसिड का अपनी जगह होना बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लेते हैं सिकल सेल एनीमिया की एग्जांपल। सिकल सेल एनीमिया जो है, इसमें आप देखते हो जो हीमोग्लोबिन प्रोटीन होती है इसमें सिर्फ और सिर्फ एक अमाइनो एसिड में फर्क आता है। अब यह भी मैं आपको बताता चलूं कि ये जो हीमोग्लोबिन प्रोटीन है ना, ये असल में इसमें क्वाटरनरी स्ट्रक्चर है, ठीक हो गया। कि आपके पास असल में एक से ज्यादा टर्शियरी स्ट्रक्चर वाली पॉलीपेप्टाइड चेन जुड़ी हुई है। तो एक से ज्यादा चेन्स हैं तो ऑब्वियस सी बात है अमाइनो एसिड तो बहुत ज्यादा है। अब आप सिर्फ एक अमाइनो एसिड के अंदर चेंज करने जा रहे हो, इसको देखते हैं। अब जो नॉर्मल रेड ब्लड सेल्स होते हैं ना, जिनकी हीमोग्लोबिन नॉर्मल होती है, आप देखते हो इसकी शेप बायकनकेव डिस्क शेप होती है। बायकनकेव शेप क्या होती है, आप इमेजिन करो आपने एक रबर बॉल ली है राउंडेड और आप सेंटर से उसको पिंच करते हो अंदर की तरफ, तो आप देखोगे कि जो सेंटर वाला पॉइंट है दोनों साइड से वो अंदर दब के है और जो मार्जिन है ना वो थोड़े बल्ज कर जाते हैं, स्वेल कर जाते हैं। ये जो स्ट्रक्चर बनता है इसे आप बाइकनकेव शेप कहते हो। हमारे आरबीसी कुछ इस तरह के हैं। ये जो बाइकनकेव शेप है ना, इसकी वजह से इनमें फ्लेक्सिबिलिटी आती है और आप देखते हो कि ये ब्लड वेसल्स में से इजीली पास कर जाते हैं। लेकिन करते क्या है, इनका काम सिंपली होता है ये लंग्स के पास जाते हैं, वहां से ऑक्सीजन लेते हैं और उसे ट्रांसफर कर देते हैं बॉडी टिश्यूज तक, ठीक है। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन है जो ऑक्सीजन को कैरी कर रही है। ये लीजिए, ये वही चीज है बेसिक सी, इसमें कोई हमारे लिए एडवांस चीज नहीं है। सिंपली आगे चलते हैं। ये आपके पास आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन दिखाई हुई है। अब जरा गौर करो, इसके अंदर 4 डिफरेंट कलर्स की पॉलीपेप्टाइड चेन्स बताई हैं। तो इससे तो हमें पता लग गया कि इसमें 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स हैं और हर एक को देखो आपको ऑलमोस्ट एक ग्लोबुलर अरेंजमेंट दिखाई हुई है, यानी कि हर पॉलीपेप्टाइड चेन में टर्शियरी स्ट्रक्चर है, ठीक है।
लेकिन अब हम जरा नोट करें तो हमें पता लग रहा है कि हमारे पास इन चार में से दो जो है ना ये अल्फा चेन्स हैं और बाकी की दो बीटा चेन्स हैं। अब ये जो चार चेन्स है ना, हर चेन के पास हीम ग्रुप है और हर हीम ग्रुप में आपको आयरन नजर आ रहे हैं। ये वो आयरन है जहां आपके पास ऑक्सीजन ने आके बाइंड करना है, यानी एक हीमोग्लोबिन बड़े आराम से चार ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स को बाइंड कर रही है। अब होने क्या जा रहा है, इस हीमोग्लोबिन की जो चार पॉलीपेप्टाइड चेन्स हैं, इनमें अगर तमाम अमाइनो एसिड्स को हम काउंट करें तो आपके पास टोटल अमाइनो एसिड्स की तादाद 574 बनती है। किसमें? नॉर्मल हीमोग्लोबिन में, जिसे हम HB की रेज टू पावर A से भी लिखते हैं। तो दो अल्फा दो बीटा चेन्स आ गई। अब जो हर अल्फा चेन है ना उसमें 141 और हर बीटा चेन में 146 अमाइनो एसिड होते हैं। तो दो बीटा चेन है तो 146 का डबल कर लो, दो अल्फा चेन है 141 का डबल कर लो, प्लस करो, आपके पास 574 अमाइनो एसिड आ जाएंगे। अब होगा क्या, सिकल सेल एनीमिया में आप देखोगे वो जो नॉर्मल हीमोग्लोबिन है ना, जब वो बन रही है तो एक जगह ना जीन में म्यूटेशन हो जाएगी। अभी पढ़ के आए कि असल में जीन है जो प्रोटीन या पॉलीपेप्टाइड चेन बना रही है, यानी कि प्रोटीन या पॉलीपेप्टाइड चेन में जो अमाइनो एसिड सीक्वेंस है ये जीन डिसाइड करती है। और जीन क्या है? न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस। अब अगर सिर्फ एक न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस डिस्टर्ब हो जाए तो आप देखते हो कि हीमोग्लोबिन में एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन बनती है। सिकल सेल एनीमिया के केस में होता क्या है, आपके पास बीटा चेन बनाने वाली ना, अभी हमने कहा दो अल्फा और दो बीटा है, बीटा चेन बनाने वाली जो जीन है ना उसमें एक जगह आप देखते हो थायमीन की जगह एडेनिन आ जाती है, यानी कि न्यूक्लियोटाइड लेवल पे थायमीन वाले न्यूक्लियोटाइड की जगह एडेनिन वाला न्यूक्लियोटाइड आ जाता है। किसमें? उस जीन में जिसने बीटा चेन बनानी है। तो एक न्यूक्लियोटाइड चेंज होने की वजह से जो बीटा चेन बनती है उसमें आप देखते हो एक अमाइनो एसिड गलत लग जाता है। वो जो एक अमाइनो एसिड गलत लगा है वो कौन सा है? वैलीन। किसकी जगह लगता है? ग्लूटामिक एसिड की जगह। यानी जो नॉर्मल हीमोग्लोबिन है उसमें जहां ग्लूटामिक एसिड होना चाहिए था वहां आप देखते हो सिकल सेल एनीमिया के केस में अब नॉर्मल हीमोग्लोबिन में वैलीन आ जाता है। तो आपके पास जो हीमोग्लोबिन बनती है उसे हम सिकल सेल हीमोग्लोबिन इसका नाम देते हैं। ये देखो, ये आपके पास हमने बीटा चेन के अंदर अमाइनो एसिड्स का कुछ सीक्वेंस दिखाया हुआ एक पोर्शन का। हम देख रहे हैं कि जो नॉर्मल अमाइनो एसिड बीटा चेन में होना चाहिए वो 6 पोजीशन पे ग्लूटामेट है, ग्लूटामिक एसिड है, ठीक है। और आपके पास सिकल सेल एनीमिया के केस में आप देखते हो कि 6 पोजीशन पे ग्लूटामिक एसिड की जगह वेलिन आके लग जाता है। होता यह है कि नॉर्मल हीमोग्लोबिन जहां पे रेड ब्लड सेल्स की शेप को बाइकनकेव रखती है, ये अब नॉर्मल हीमोग्लोबिन आरबीसी की शेप चेंज कर देती है सिकल शेप में, ठीक है। अब आपके पास ये जो सिकल शेप के आरबीसीज है ना, इनका स्ट्रक्चर और फंक्शन जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है। और होगा ये कि इन आरबीसीज के अंदर वो जो सिकल सेल हीमोग्लोबिन्स, अब नॉर्मल हीमोग्लोबिन्स बनी है, ये मिलना शुरू हो जाती है, इकट्ठे होना शुरू हो जाती हैं। हम कहते हैं ये इनकी पॉलीमराइजेशन होना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से होता यह है कि जब नॉर्मली तो जहां पे ब्लड वेसल्स नैरो होती हैं हम देखते हैं आरबीसीज बड़े इजीली पास कर जाते हैं, लेकिन इन एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन की वजह से आप देखते हो आरबीसीज की जब शेप सिकल शेप होती है ना और ये आपस में आके मिलना शुरू हो जाते हैं, तो जहां पे ब्लड वेसल नैरो होती है आप देखते हो ये वहां पे ब्लॉक कर देते हैं ब्लड वेसल को। ये क्या करते हैं? इकट्ठे होके क्लम्प बना देते हैं, और वो जो क्लम्प है वो जाके ब्लड वेसल को वहां पे ब्लॉक कर देता है, जिसकी वजह से ये ब्लड वेसल जहां भी ब्लड लेकर जा रही थी वहां तक ब्लड नहीं पहुंचता। ब्लड ना पहुंचने की वजह से वहां पे ऑक्सीजन सप्लाई नहीं पहुंचती और आप देखते हो वहां सेल्स और टिश्यू की डेथ तक होना शुरू हो जाती है सीवियर केस में, ठीक है। और इसी वजह से आप देखते हो कि आपके पास पेन, ऑर्गन डैमेज,
या अनीमिया, रेड ब्लड सेल्स की कमी वाकया हो जाती है पेशेंट के अंदर। तो सिर्फ आपके पास क्या हुआ, आरबीसी के अंदर मौजूद हीमोग्लोबिन प्रोटीन जो ऑक्सीजन को कैरी कर रही है, उसके 574 अमाइनो एसिड में से सिर्फ एक अमाइनो एसिड का सीक्वेंस गलत हो गया। ग्लूटामिक एसिड की जगह वेलिन आ गया और हमने देखा वजह क्या बनी, जीन में म्यूटेशन आई थी और उस म्यूटेशन में क्या हुआ था, एक न्यूक्लियोटाइड जो था वो सब्स्टिट्यूट हुआ। तो अब जो बनने वाली प्रोटीन के अंदर एक अमाइनो एसिड के अंदर चेंज आया, उसने आपने देखा कि प्रोटीन का सारा स्ट्रक्चर और फंक्शन ही वेरी कर दिया, जिसकी वजह से आपके पास इतनी सीवियर कंडीशन आ गई कि जो पर्सन है अगर उसमें ये कंडीशन इस तरह कंटिन्यू करे तो डेथ तक हो सकती है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि एक अमाइनो एसिड जो है उसका अपनी राइट जगह पे होना, सही सीक्वेंस में होना कितना इंपॉर्टेंट है। लास्ट में हमने जहां पे इन्हें ग्लोबुलर और फाइब्रस प्रोटीन में क्लासिफाई करना है और फिर एग्जांपल्स देखनी है, ये इंशाल्लाह फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। आज हमारे लेक्चर का टाइम कंप्लीट हो चुका है। इसमें हम लोगों ने पहला एसएलओ कवर किया है और उस एसएलओ को डायरेक्ट एड्रेस करने से पहले हमने प्रोटीन्स के अंदर डिफरेंट लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को अंडरस्टैंड किया है। फिर हमने सिंगल सेल जो आपके पास म्यूटेशन हुई है एक न्यूक्लियोटाइड की हीमोग्लोबिन के अंदर, उसमें अमाइनो एसिड सीक्वेंस को हमने अंडरस्टैंड किया है आज की एग्जांपल में। आपके पास वीडियो में इस लेक्चर के साथ वर्कशीट और क्वेश्चन बैंक है, इसे अटेम्प्ट करें। कल हम इंशाल्लाह यहीं से कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए बच्चों अल्लाह हाफिज।